Hello everyone, welcome to Sprint to PSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 9 Constitution as a living document. So देखिए हमने इसके पहले वाले सेशंस में बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं. आज का कंटेंट है, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंटेंट्स ऑफ अमेंडमेंट्स जो भी अभी तक हुए हैं उनके कंटेंट्स, और बहुत से पॉइंटर्स में पढ़ेंगे जैसे कि डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस कैसे कैसे हुए हैं, अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे हुए हैं और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट क्या है. ये सब हम आज के सेशन में पढ़ेंगे. आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बेसिकली एक कंक्लूडरी नोट. ओके, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द कंटेंट्स. सो देखिए, हमने अब तक जो भी हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स देखे हैं उनको 3 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया है. कैसे डिवाइड किया है? पहला है टेक्निकल यू कैन से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के अमेंडमेंट्स होते हैं वो. ओके, टेक्निकल अमेंडमेंट्स. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ना मेजरली क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ अगर क्लैरिफिकेशन देना हो किसी पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर एक्सप्लेनेशन देना हो, माइनर मॉडिफिकेशन होते हैं ओरिजिनल प्रोविजंस के, दैट्स इट. मतलब सिर्फ अमेंडमेंट सिर्फ लीगल सेंस में हो रहा है, यानी कि उसको मॉडिफाई, यानी कि सपोज कोई एक ब्लर्ड लाइन है, एक ब्लर्ड सेंटेंस है जिसको लोग अच्छे से इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे हैं, उसका बेसिक मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन देना है ना. तो इसमें ना किसी भी प्रोविजन में सब्सटैंशियल चेंज नहीं लेकर आया जाता था थ्रू टेक्निकल अमेंडमेंट्स. एंड फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर्स कर दो 60 से. 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये, और 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो सैलरीज हैं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उनको इंक्रीज़ कर दिया गया. तो सब्सटैंशियल चेंज नहीं आया हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, राइट. सो दिस वाज द वन. एंड ऑल्सो देखो, हमने जब रिजर्वेशन पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था रिप्रेजेंटेशंस में और इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में, तो हमने देखा था कि SC एंड ST को जो है इनका जो लेजिस्लेचर में सीट्स रिजर्व्ड हैं, दैट इज़ अ टेम्प्रेरी प्रोविजन, यानी कि उसको, यानी कि ऐसा बताया गया है कि वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा. तो उसके लिए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आता है, लाइक हर 10 साल में उसको जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि फेयर रिप्रेजेंटेशंस के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो उसको अमेंडमेंट के थ्रू हर लाइक 10 सालों के लिए आगे बढ़ा लिया जाता है. सो ऐसे प्रोविजंस ने ना बेसिक चेंजेस नहीं लेकर आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इनको बोलते हैं टेक्निकल अमेंडमेंट. ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, हम यह क्या देखा था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट नॉर्मली जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर है उसकी एडवाइसेस मानता है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यही होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यही होती है. सो इसमें क्या हुआ, इसमें लेटर 74th आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने अमेंडमेंट लेकर आया, उसमें क्लैरिफाई किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, यानी कि प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दैट एडवाइस. सो अब देखो, रियलिटी में भी तो वैसे ही हो रहा था, यानी कि अमेंडमेंट ने ज़्यादा कुछ चेंज लेकर नहीं आया. ठीक है, बट अमेंडमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया, चीज़ों को क्लियर कर दिया लीगली. ठीक है, इसलिए एक टाइप का ये हो गया. अब देखिए डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस. सो जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनके ना बहुत सारे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस किए जाते हैं. हमने देखा था कि जुडिशरी करता है, कुछ गवर्नमेंट करती है अमेंडमेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट. जब ये क्लैश आते हैं ना, जैसे कि सपोज कॉन्स्टिट्यूशन को कोई आर्टिकल है और जुडिशरी ने कुछ इंटरप्रिटेट किया और पार्लियामेंट ने कुछ इंटरप्रेट किया, सो ये क्लैश आएगा तो पार्लियामेंट विल हैव टू इंसर्ट एन अमेंडमेंट उस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशंस के लिए, है ना, और बोलना पड़ता है कि क्या ऑथेंटिक है. एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और इसके पावर्स को, बहुत सी चीज़ें. ये दिस इज़ द बेसिक थिंग. मैनी टाइम्स पार्लियामेंट अग्री नहीं हुई है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, और उनके बीच में फिर क्या क्या उन्होंने अमेंडमेंट लेकर आए, अमेंडमेंट लेकर आ जाते हैं सो दैट सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको ओवरकम कर लिया जाए. सो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट सिचुएशंस 1970 से 1975 के बीच में बहुत सी चीज़ें देखने मिली थी. हमने जब जुडिशरी का चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, और ये भी था कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना, उसका भी हमने प्रॉपर बेसिक देख लिया था क्या क्या इश्यूज़ हुए. और हमने ये भी देखा था कि कैसे राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, और फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट का क्या स्कोप था इन ऑर्डर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर जुडिशरी ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप अमेंड नहीं कर सकते, एंड सो ऑन. सो 1970-75 के बीच में आपने देखा रिपीटेडली अमेंडमेंट्स हुए, क्या करने के लिए, ये जो जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन है उनको एडवर्स करने के लिए, है ना.
बट ये भी ध्यान रखिए 1970-75 के बीच में जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अनफोल्डिंग थे। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अमेंडमेंट की इसके बेसिस पे तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये ऐसा टाइम था, इमरजेंसी का टाइम था, गवर्नमेंट्स दूसरी चेंज हो रही थी, तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ अ टाइम। वी कैन नॉट जज द नेचर ऑफ अमेंडमेंट्स टू दिस अलोन। नाउ अमेंडमेंट थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस। सो बहुत से ऐसे अमेंडमेंट थे जो पॉलिटिकल कंसेंसस से हुए हैं, एंड इस कंसेंसस ने ये ज़रूरी बना दिया कि चेंजेस जो हो रहे हैं दैट शुड रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल फिलोसफी एंड आर एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो नो मैटर वॉट द आइडियोलॉजी डिफरेंट पार्टीज हैव, दे हैव अ कंसेंसस ऑन सम ऑफ द इश्यूज। बहुत से अमेंडमेंट हुए 1984 के पीरियड में, और आपने ये ट्रेंड देखने मिला आपको यहाँ पे। इवन कोलिशन गवर्नमेंट भी थे उस वक्त भी, आपको बड़े ही अमेंडमेंट देखने मिले। रीज़न था कि ये जो अमेंडमेंट था वो बेसिक चेंजेस लेकर आ रहा था हमारे यहाँ। जैसे कि देखिए एंटी डिफेक्शन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज अ एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। सो डिफेक्शन हमने पढ़ लिया था ना, जब कोई कैसे होता है डिफेक्शन। कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो अपनी पार्टी चेंज कर दे या फिर जो पार्टी व्हिप है उसकी बातें ना माने, तो वो डिफेक्शन माना जाता है। सो ऐसी भी चीज़ें हो रही थी उस वक्त पे कि लोग इधर उधर जा रहे थे, एमपीज़ को ख़रीदा जा रहा था। तो इस टाइप के जो अमेंडमेंट्स हैं दे वर क्रिएटिंग पॉलिटिकल टर्बुलेंस। सो इसीलिए इस तरह के पॉलिटिकल कंसेंसस वाले आपको अमेंडमेंट्स देखने मिले। फिर उसके बाद कुछ और भी आर्टिकल्स थे जो कि चेंज होने थे, जैसे कि मिनिमम एज फॉर वोटिंग 21 से 18 ईयर्स कर दिया। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट याद हो है ना, 73rd एंड 74th पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या है, ये सेम ही पीरियड में हुए थे, और इनमें आपको पॉलिटिकल कंसेंसस देखने मिला। बहुत इसी पीरियड में आपने देखे अमेंडमेंट टू क्लैरिफाई एंड एक्सपैंड द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन एंड जॉब्स इन द एडमिशंस ऑल्सो। 1992-1993 के बीच में ओवरऑल कंसेंसस वाज इमर्ज्ड इन द कंट्री, एंड बहुत से अमेंडमेंट से बिना डिफिकल्टी के पास हो गए, 77th, 81st, 82nd। अब जानते हैं थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स कौन से हैं, है ना। कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स भी हैं हमारे डिस्कशंस में। अब तक हमने देखा, अब तक यानी कि पूरे चैप्टर में बहुत से कंट्रोवर्सी हुई हैं यार। सो 1970 टू 1980 यहाँ पे आपको बहुत सारे लीगल कंट्रोवर्सी भी देखने मिली। हमने देखा जुडिशरी के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और पॉलिटिकल भी देखने मिली, राइट। सो पार्टीज़ जो कि अपोजिशन में थे 1971-76 के टाइम पे, उन्होंने बहुत से अमेंडमेंट्स के लिए अटेम्प्ट किया, और उन्होंने देखा कि रूलिंग पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है। रूलिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रही है। 71-76 की बात है। फिर इन पर्टिकुलर 38th कॉन्स्टिट्यूशनल, 39th एंड 42nd तो सबसे मेजर है, ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। दे वर द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, और ये जो अमेंडमेंट्स थे इनके दे वर द एक्चुअली बैकग्राउंड फॉर द नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, जो कि आपकी 1975 में डिक्लेयर की गई थी, ठीक है। यानी कि इमरजेंसी को लाने से पहले ही अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तोड़ मरोड़ की गई थी। सो यहाँ से आपने देखा कि बहुत से क्रूशल पार्ट्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें चेंजेस लाने की कोशिश की गई। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, ठीक है, इसने बहुत सारी चीज़ें, वाइड रेंज ऑफ पावर्स एंड थिंग्स वर चेंज ड्यूरिंग दैट अमेंडमेंट, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी हद तक लार्ज पार्ट में अफेक्ट कर दिया था। एंड ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी केशवानंद भारती केस में, उसको भी ओवरराइड करने के लिए था, है ना। इवन द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, वो भी उसको भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था 5 से 6 सालों के लिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्होंने इंक्लूड कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू दिस अमेंडमेंट। एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने रेस्ट्रिक्शन भी पुट किया था ऑन द पावर ऑफ जुडिशरी। देखो हमने अभी पढ़ा था ना कि क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, अमेंडमेंट्स इसलिए भी लेकर आते हैं टू सर्वर द रूलिंग ऑफ द जुडिशरी और पावर ऑफ द जुडिशरी। तो आपने यहाँ पे इस पीरियड में तो यही चीज़ पर्टिकुलरली देखी। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो अमेंडमेंट था उसको पर्टिकुलरली उसका एम था टू रीराइट मैनी पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसने हमारे प्रीएम्बल में चेंजेस किए, 7th शेड्यूल में चेंज किए, एंड 53 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज किए। सो मैनी एमपीज़ जो कि ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया जब ये अमेंडमेंट पास किए गए। फिर इतना सब पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद फाइनली 1977 में जो रूलिंग पार्टी थी, दैट इज़ द कांग्रेस पार्टी, वो डिफीट हुई, नई गवर्नमेंट आई। नई गवर्नमेंट ने इसी बात को बोलते हुए कि यार इन लोगों ने तो ये अमेंडमेंट लेकर आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब कर दिया, हमें वोट दो, हम कॉन्स्टिट्यूशन को वापस उसकी पोजीशन में लेकर आएंगे। सो
उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स को देखा। फिर 43rd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 44th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने एंड बहुत से जो चेंजेस थे जो कि 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट में लेकर आए थे, उनको कैंसिल किया और दे ट्राई टू रेस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस इन द अमेंडमेंट्स। ओके, सो हमने अब तक देखे बहुत से पॉइंट, कंटेंट ऑफ अमेंडमेंट सो फार। सो इन चैप्टर में हमने बेसिकली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अब तक डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. So this is it for this video. If you like this video, subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also download Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, एंड Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।